गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ताब मुगल और हमारी सारी टीम की जानिब से आज के प्रोग्राम में तमाम मेहमानों और नाजरीन को खुशामदीद। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक़ के हवाले से खबरें शाया करता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार भी मुनक़्क़िद करते हैं। आज हमारी डिस्कशन का मौजू है यूपीआर और पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का नफाज। 30 जनवरी को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल जानने के लिए यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू का इनकाद हुआ। आज का प्रोग्राम उसी तनाज़ुर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा पैनल मौजूद है जो एक तवील अरसे से मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में मसरूफ़ अमल है। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। हमारे साथ इज़हार ख्याल करने के लिए जनाब डॉक्टर जयपाल छापरा, जनाब पीटर जेकब साहब, मोहतरमा आलिया टी सैयद और जनाब काशिफ असलम साहब शामिल हैं। हमारे साथ एक और साथी ने शामिल होना था, आमना जबीन साहबा ने, लेकिन शायद टेक्निकल वजूहात की वजह से वो शामिल ना हो सके। हम आज के तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे तमाम नाजरीन प्रोग्राम को फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर कल लगाई जाएगी। अगर नाजरीन में से कोई साथी हमसे रब्ता करना चाहे तो हमसे वो हमारे फेसबुक के पेज पर मैसेज छोड़ सकता है और इसके अलावा हमारे ईमेल के साथ भी हमसे रब्ता कर सकता है। हमारा ईमेल जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारी साथी मोहतरमा शाजिया जॉर्ज साहबा करेंगी, जिन्होंने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। आप ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल और राइटर हैं। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का आपका 13 साल तजर्बा है। आप कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और एडवोकेसी के काम में भी महारत रखती हैं। आपका ज़्यादातर काम अक़लियती हुकूक़ और मजदूर औरतों के हवाले से है। आपने पॉलिटिकल साइंस, जेंडर एंड वीमेन स्टडीज़ और हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। आप पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन की फॉर्मर मेंबर हैं। आप विमेन अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ वीमेन फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन के साथ भी मुंसलिक हैं। औरतों के हकूक़ के हवाले से आपके काम को सराहते हुए आपको 2016, 17 और 2018 में सरकारी तौर पर शील्ड से नवाजा गया। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू शाजिया। थैंक यू सो मच सर। आज के प्रोग्राम का जैसे कि मौजू सर आफ्ताब ने बताया है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू और माइनॉरिटी राइट्स और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को लेके। और आज हाज़रीन को बताती चलूँ कि यूपीआर का जो सिस्टम है, इंटरनेशनली गवर्नमेंट्स जो हैं अपने आप को देखती हैं कि किस वो जो इंसानी हकूक़ की जो जदोजहद है उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक उनको और क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और इसमें यूएन के जो 193 ममालिक हैं वो इस अमल में शामिल होते हैं और जो बाकी स्टेट्स होती हैं, स्टेट अंडर रिव्यू को क्वेश्चंस करती हैं और रिकमेंडेशंस देती हैं कि आप इंसानी हकूक़ में यहाँ पर बेहतरी ला सकते हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान के अभी तक 4 रिव्यूज़ हो चुके हैं जो कि 2008, 2012, 2017 और 2023 में अभी जो रिसेंट रिव्यू हुआ है। और इस रिव्यू के अंदर
बहुत ही अहम रिकमेंडेशंस जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ के हवाले से, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से हमें जो नज़र आती हैं, उन पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। और एक डेलीगेशन जो कि मिस हिना रबानी खाई की रहनुमाई में मीटिंग में पेश किया गया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की भी एक रिपोर्ट पेश की और उसके हवाले से वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आई हैं। और वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है, जिसमें मैं बताती चलूँ कि उसमें जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें 12 रिकमेंडेशंस हैं ब्लास्फेमी के हवाले से, 5 रिकमेंडेशंस जो हैं वो पोस्ट कन्वर्जन के हवाले से हैं, और 2 रिकमेंडेशंस जो हैं जो कमीशन है माइनॉरिटीज का उसके हवाले से हैं, और एक जो रिकमेंडेशन है वो जिलानी जजमेंट के हवाले से है। और उसमें 4 जो है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन के हवाले से हैं। मतलब ये रिकमेंडेशंस जो हैं सारी जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी राइट्स की सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभी मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम पीटर जेकब साहब मौजूद हैं, जो कि वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं अपने हाजरीन के लिए इनका तारुफ करवाती चलूँ। पिछले 30 साल से ये सोशल सेक्टर से मुंसलिक हैं, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस को हेड करते हैं, और इसके अलावा राइटर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी राइटिंग्स हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ के हवाले से, और इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के साथ भी इन्होंने एक अरसा दराज काम किया है। तो सर, मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे है कि जो 4th UPR का रिव्यू हुआ है, रुकन ममालिक ने पाकिस्तान को सिफारिशात पेश की हैं, वो मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से हैं। तो इसमें एक तो एनालिसिस भी हम देखना चाहेंगे जो लास्ट रिव्यू हुआ था उसमें गालबन 289 रिकमेंडेशंस पेश की गई, और अभी जो रिव्यू हुआ है इसमें 340 रिकमेंडेशंस आई हैं। तो पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा है कि जो पिछला रिव्यू था उसमें जो रिकमेंडेशंस मिली हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, या फिर माइनॉरिटी राइट्स की जो सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने के लिए? जी शाजिया, बहुत शुक्रिया, और आदाब तमाम दोस्तों के लिए जो यहाँ पैनल में मौजूद हैं, मॉडरेटर चेयरपर्सन आफ्ताब मुगल साहब, और जो दोस्त हमें इस गुफ्तगू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो 1 मिनट के लिए मैं ये बता दूं कि ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू 2006 में जो यूनाइटेड नेशंस के निज़ाम में इस्लाहात की गई उसमें दाखिल किया गया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ ही जिसने रिप्लेस किया ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे पहले जो इतने बरस काम करता रहा, कोई 55 बरस काम करता रहा, उसको रिप्लेस इसलिए किया गया कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्योंकि 50-51 रुकन होते थे और वो बहुत ज़्यादा लंबी तकरीरें और सियासी माहौल बन जाता था। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते और काउंटर इल्ज़ाम लगाते, फिर जवाब देते, तो इससे बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता था। तो जो इस्लाहात की गई उसमें एक चीज़ ये शामिल थी कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू से पहले जो रुकन अपने आप को पेश करेगा मेंबरशिप के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, वो कुछ वादे करेंगे जो क्रेडिबल होने चाहिए, काबिल भरोसा होने चाहिए, और वो फिर उसके ऊपर भी उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। और ये भी होगा कि अगर कोई रुकन मुल्क इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को अपने यहाँ रोकने में नाकाम रहे तो उसे सजा के तौर पर उसकी रुकनियत से खारिज भी किया जा सकता है। इस तरह से जवाबदही का ये निज़ाम जो 2008 से लागू हुआ वो पहले से ज़्यादा मौसर है, और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि हुकूमतें
زیادہ سے زیادہ ٹریٹی سائن کر رہی ہیں، توثیق کر رہی ہیں معاہدوں کی، بلکہ اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو اس پیئر ریویو کے لیے کہ باقی ممالک ان کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے، اپنے آپ کو ہر 4.5 سال بعد پیش کرنے پہ مجبور بھی ہیں کہ ہر وہ ملک جو رکن ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے گا انسانی حقوق کی صورتحال کا۔ پاکستان کا یہ چوتھا ریویو اتفاق یہ ہے کہ میں کیونکہ پہلے ریویو سے اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 2007 میں تو پاکستان میں بہت مشکل حالات تھے، ایک تحریک چل رہی تھی، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ قید میں تھے، ایک عدلیہ کی بحالی کے لیے اور نظام کی بحالی کے لیے جدوجہد میں ہم نے اتفاق سے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان یونین آف جرنلسٹ، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ان کو شامل کر لیا تھا، تو ایک طرح سے اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہ سارے صحافی اور وکلاء تو خاص طور پر عتاب میں تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس چوتھے ریویو تک آتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو حکومت پاکستان کی گرمجوشی ہے یا اس معاملے کو UPR کو سنجیدہ لینا ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2008 میں جب یہ ریویو ہوا، جب یہ رپورٹس پیش ہوئیں تو گورنمنٹ جنرل مشرف کی صدارت میں تھی، جب یہ ریویو ہوا تو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بن چکی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کی سربراہی نے ان تمام اقدامات کو، حد یہ کہ جو وکلاء کے خلاف کیے گئے یا عدلیہ کے خلاف کیے گئے، ان کو جا کے انڈورس کر لیا۔ لیکن پھر بھی اس میں ایک جوش و خروش تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس وقت محترمہ مرحومہ فوزیہ وہاب اس کی سربراہی کر رہی تھی وزیر کے طور پر، اور انہوں نے خیر کچھ باتیں ایسی بھی کہیں جو کہ ہمیں جن سے اتفاق نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں، اور ہمیں انہیں چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو ڈیلیگیشن آپ نے ذکر کیا کہ وزیر مملکت خارجہ محترمہ ہنا ربانی خیر اس کو لیڈ کر رہی تھی، اینڈ دس واز ہر سیکنڈ ٹائم لیڈنگ دس ڈیلیگیشن ٹو دا یونائٹڈ نیشنز۔ تو مجھے جو ٹیم تھی اس کے اندر کوہیشن نظر نہیں آیا، ان کی باتوں میں کوہیشن نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے ٹاسک تقسیم کیے ہوئے ہیں اور ان کی تیاری بھی علیحدہ علیحدہ کی گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دفاع ہوتا تھا تو وہ ایک ٹیم کے طور پہ ہوتا تھا، اب وہ علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے۔ اب غور کیجئے کہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے نمائندگی تھی وہ بلاسفیمی لا کی ڈیفنس میں، یعنی ان کے ٹھیک ہونے میں جو ہے وہ دے رہی تھی سب تمام کے تمام دلائل۔ اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اور اس میں سرکار کا کافی سارا ہاتھ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک دن بعد یہاں پر اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوتا ہے اور اس میں ایک ڈینائل پیش کیا جاتا ہے، بلکہ ریبٹل پیش کیا جاتا ہے، جو کہ بہت بھونڈے طریقے سے حکومتیں کرتی آئی ہیں اور میں اعتراض رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ حکومت کی طرف سے وزارت مذہبی امور کی طرف سے کیا گیا۔ اور آج 12 تاریخ ہے فروری کی، یعنی اس ریویو کو گزرے 11 دن ہوئے ہیں، اور ننکانہ صاحب میں ایک ایسا سنگین، خوفناک اور شرمناک واقعہ ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف بکھرے ہوئے عوام نے، جاہل عوام نے جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک متصورہ مجرم کو سزا دی، انہوں نے ریاست کو بھی سزا دی ہے، انہوں نے ریاستی املاک کو بھی سزا دی ہے، اور اس کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر تم ہمیں جاہل رکھو گے تو ہم تمہارے لیے یہی کام کریں گے۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہم 2023 میں کہیں کمزور کمٹمنٹ ہے جو حکومت کی طرف سے جو پائی جاتی ہے انسانی حقوق کے معاملے میں، اور انتہائی کم طاقت ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے
गुज़श्ता 2 हफ्तों के वाक़यात अगर आप जो सिंध में हुए हैं, एक फिरके के इबादत गाहों को हमला किया गया है, उनकी कब्रों को हमला किया गया है, पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में उल्टे सीधे कानून पास करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सूरत हाल, as far as commitment of the government of Pakistan is concerned, we are at a wrong place. We are at a very weak pitch. जी, और अगर बात होगी तो मैं उस पर जिक्र करूंगा। थैंक यू टीचर साहब। तो हमारे साथ पाकिस्तान में ये जो वाक़यात हुए हैं बहुत ही पुरमज़म्मत वाक़यात हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि एक तरफ तो हम कमिटमेंट्स करते हैं, दूसरी तरफ हमारी रियासत के अंदर कंट्रोल नहीं है और इस तरह के जो केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को प्रोग्राम के साथ साथ हम आगे चलते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। तो हमारे साथ अगले मेहमान हैं डॉक्टर जयपाल छाबरिया साहब। माजरत अगर मैं ये नाम सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो। ठीक है, गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग जी। मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब आई सर्जन हैं और मेंबर हैं माइनॉरिटी कमीशन के और हेड करते हैं CME डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज को और मेंबर हैं और इसके अलावा ये 25 साल का इनका तजर्बा है इंसानी हकूक़ के काम में और ह्यूमन राइट के जो इदारे हैं HRCP उसके साथ मुंसलिक हैं। और डॉक्टर साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। तो जो मेरा आपसे सवाल है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस डेलीगेशन की तरफ रिकमेंडेशंस पेश की गई मुमालिक की तरफ से जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? Thank you very much. Good evening to all participants and management. और मैं समझता हूँ पीटर साहब ने काफ़ी इस पे रोशनी डाली और उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान में शुरू से कायदे आज़म के बाद उनके पास कोई विल पावर नहीं है और वो इन चीज़ों को बेहतर नहीं करना चाहती हैं। ये जो चौथा अभी UPR का एक सेशन हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि हिना रब्बानी खर साहिबा ने कोई ब्लेसफेमी पे कोई तफसीली बात नहीं की, फोर्स कन्वर्जन पे कोई तफसीली बात नहीं की कि, और हमारी जो पाकिस्तान में आप देखेंगी जब कमीशन भी तसद्दुक़ जिलानी साहब ने फैसला 14 में दिया तो 18 तक गवर्नमेंट ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई, बनाने का कोई इरादा नहीं था उनका और बड़ी मुश्किल से वो 20 में बनी, वो भी कैबिनेट के थ्रू बनी और अभी तक जो उसका एक्ट पास नहीं कराया गया, हालांकि एक्ट हमने पूरा तैयार करके गवर्नमेंट को दे दिया है और हमारा टेन्योर भी अभी 2-3 महीने में 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इस गवर्नमेंट के, बल्कि जितनी भी गवर्नमेंट आ रही है उनका विल पावर क्या है। और दूसरा जो मसाइल हैं यहाँ मिनॉरिटीज के, आप देखेंगे कि जब वो इनको टच ही नहीं करेंगे, वो ब्लेसफेमी का आप देखेंगे पाकिस्तान में हमने बहुत बड़ा इसमें नॉन मुस्लिम को नुकसान हुआ है और आसिया और नौरीन को बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया और वो भी 8-10 साल के बाद, और शहबाज भट्टी और सलमान तासीर को हमने लूज किया सिर्फ इस पे बात करने की वजह से। तो ये मैं समझता हूँ इन चीज़ों को टच करने की ज़रूरत है और US मिशन ने भी गवर्नमेंट को एक अपील की कि इसको या तो ब्लेसफेमी को आप रिपील करें या अमेंड करें, लेकिन हम जाती तौर पर इसको ये भी नहीं कहते कि आप इनको ख़त्म ना करें, लेकिन उसको सेफ तो बनाएं। अभी भी प्रोफेसर नोतन एक हिंदू हैं जो 25 साल की सजा के तहत जेल में पड़े हुए हैं, जो एक प्रोफेसर लेवल के आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ फोर्स कन्वर्जन पे आप देखेंगे अभी जो स्टेटमेंट आया था इनका ताहिर अशरफी साहब का जो रिसेंटली, वो बहुत हर्ट करने वाला था कि वो ये कहना कि ये अपने प्यार में शादियां करती हैं, 12-13 साल की लड़की को कोई पता ही नहीं होता। और आप इससे पहले भी अगर देखेंगी जो कमीशन बनाया गया था उस्मान काकड़ के सरबराही में,
تو وہ پوری سندھ میں جب وزٹ کیا تھا پاکستان میں تو اس میں بھی بڑے ان کو انوار الحق کاکڑ، جی کاکڑ انوار، اور اس کے بعد جو تراکائی کو بنایا گیا، ہماری ذاتی ملاقات ہوئی تو میں نے کوشچن کیا تھا پارلیمنٹ کے اس کے ہمارے ہاؤس میں پارلیمنٹیرین بھی تھے، ہم کمیشن کے ممبر، تو میں نے تراکائی صاحب سے ذاتی طور پر پوچھا کہ 12 سال کی سر شادی کیسے لڑکی کی کرائی جا سکتی ہے، وہ بھی اس دور میں؟ تو ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی بچی کی کرائی ہے۔ تو آپ سوچیں ایسا بندہ جو 12 سال کی اپنی بچی کی شادی کرا سکتا ہے تو وہ ہمیں کیا پروٹیکشن دے گا؟ اور پارلیمنٹیرین کوئی بھی ڈیئر نہیں کرتا کہ اس میں ایک مطالبہ کرے کہ اس کو ہٹایا جائے۔ ایسے بندے کو کیوں اس کا سربراہ بنایا گیا؟ جو چائلڈ میرج لا میں جو ہمارے پاس لا موجود ہے اس میں بھی بلیور نہیں ہے وہ، لیکن کوئی بھی پارلیمنٹیرین اس پہ ڈیئر نہیں کرتا ہے۔ اور میں اپنا یہ بتایا آپ کو تجربہ، اور کمیشن ایون مناٹی کمیشن جب میں نے وہاں رکھا کہ میں ریزولوشن لاتا ہوں کمیشن کے اندر کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ہمیں کنورژن قبول نہیں ہے، آپ مجھے سپورٹ کریں، تو کمیشن کے ممبر بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ ہمارے جو اداروں میں لوگ آتے ہیں وہ اپرچونزم کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی یہ موقع ملے اور ہم ایسی کوئی بات نہ کریں کہ گورنمنٹ دوبارہ ہمیں اپرچونٹی نہ دے۔ تو وہ یہ اپرچونزم ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، ہمارے اداروں میں بھی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ول پاور نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی ہو۔ تھوڑی بہت بہتری جو پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ کی کہ ایک نان مسلم کو کمیشن کا ایک چیئرمین بنا دیا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک ہوا۔ لیکن جب ہم پہلی میٹنگ میں تو ہم نے اعتراض کیا تھا، 2 لوگ تھے، ایک میں اور رمیش وانکوانی تھا، کہ ہم نے آبجیکشن کیا تھا کہ اس میں مسلم ممبر ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ کمیشن یہ منارٹیز کی ہے۔ اور ایون انڈیا میں جب ایک ہندو ایک کمیشن ہے تو ناٹ اے سنگل ہندو از اے ممبر آف دیٹ کمیشن، تو پاکستان میں بھی مسلم نہیں ہونا چاہیے اس کا ممبر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ پہ ایک تو پریشر ہمیں جو سول سوسائٹی کا ہے، لیکن پارلیمنٹیرین کو بالکل اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ باقی اس میں جو یو پی آر میں آپ دیکھ رہی ہیں ریویو، ایک چوتھا ریویو آ گیا، لیکن اس میں ہمارے جو پرٹیکولر ایشو ہیں جس سے ہم سفر کر رہے ہیں، وہ فورس کنورژن کا ہو، چائلڈ میرج کا ہو، آپ دیکھیں کہ جو ہندو اگر کرسچن لڑکی 12-13 سال کی، اس کو جج پروٹیکشن نہیں دیتا، وہاں چائلڈ میرج لا کو وہ وائلیٹ کر لیتا ہے اور ججمنٹ دے دیتا ہے اس کو، وہ لڑکی لڑکے کو دے دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہماری لڑکیوں کو ان کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسکول کے سرٹیفکیٹ کو، اس کے نادرا کے ریکارڈ کو، اور وہ میڈیکل کروانے کی طرف چلے جاتے ہیں، جو میڈیکل میں تو 2-3 سال کی ویریشن آتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ مطلب اس کو گورنمنٹ کو سیریس لینا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشر کریٹ کرنا پڑے گا پاکستان پہ۔ ہماری جو ذاتی ملاقاتیں ہوئی ہیں یو ایس ایمبیسی سے ہوتی ہے یا دوسروں سے، ڈنمارک کے ایمبیسی سے ہوئی، لیکن ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں پریشر کرنا پڑے گا، نہیں ادروائز ان پاکستان any party they have not a will to give the equal rights to the non-Muslim۔ ہم کانسٹیٹیوشن میں تو وہ لکھا ہی ہوا ہے، وہ تو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نان مسلم کوئی صدر یا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، بلکہ 18ویں ترمیم جس کی پوری تعریف کی جاتی ہے اس میں تو اور بڑھا کے لکھا گیا کہ نان مسلم چیف جسٹس بھی نہیں ہو سکتا، چیف الیکشن کمشنر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فیوچر میں تمام لوگوں کو جہاں جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، جو ہمیں فورم اپرچونٹی دیتے ہیں، تو ہم جب تک اپنا اس پہ ریز نہیں کریں گے وائس، تو ہمیں رائٹس اس پاکستان میں ایزیلی نہیں مل سکتے۔ اس کی مثال ایس پی سنگھا اور جوگندر ناتھ منڈل کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آپ نے جو بات کی کہ کمیشن کے حوالے سے بالکل جائز ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کمیشن کو امپارٹ ہونا چاہیے اور اس میں جو نمائندگی ہے اقلیتوں کی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ہی پاورفل ایک ریکمنڈیشن ہے جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز اور ہیں، لیکن ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی رہے گی جب تک یہ کمیشن امپارٹ نہیں ہو جاتا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ہمارے ساتھ ہیں اگر ایک جملے میں
गुजारिश करूं बहुत ही अदब के साथ छापिया साहब के साथ भी और आपके साथ भी कि ऐसा नहीं कि हम किसी समझते हैं कि ये कोई माइनॉरिटी का अलहदा जजीरा बनना है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, लेकिन अगर इसमें इंसानी हुकूक के एक्सपर्ट आए तो उनकी कोई भी मजहबी शनाख्त हो वो उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज का वो हो, लेकिन होता ये है छापिया साहब जैसे कह रहे हैं, इसमें सरकारी जो है वो मजहबी रहनुमा, सरकारी मौलवी, पादरी, पंडित वो आ जाते हैं और वो उनका कोई काम नहीं है इंसानी हुकूक से और वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। इस वजह से इसका जो है ना इसको रिकंसिडर करना चाहिए कि उसमें इंसानी हुकूक की ये बॉडी है, ये इंटरफेथ बॉडी नहीं है। और वहीं से काम खराब हुआ कि इसमें जो है ना कि क्योंकि जो है वो एक दो पादरी हैं इसलिए एक दो जो है मौलवी भी होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इंसानी हुकूक का इदारा बनना चाहिए। नहीं, लेकिन उसके ये बिल्कुल सही आपकी, लेकिन गारंटी कौन करेगा? जो वो बंदा देंगे वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? वो तो अपनी मर्जी का कोई भी बंदा, आपको ह्यूमन राइट्स वाला भी दे सकते हैं कि आप डिफरेंट पाकिस्तान में हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुझे वैसे जयपाल आई साहब, लाइक द जयपाल साहब, सो मेनी। यस, हाँ ये आपने इससे दिलचस्प होती है गुफ्तगू, जरा मैं माजरत चाहता हूँ आलिया से नहीं और नहीं, काशिफ ठीक है से, ठीक है। लेकिन देखिए आपने गलती से उस्मान काकड़ का नाम लिया। आप अंदाजा करें लाला उस्मान काकड़ जो फौत हो चुके हैं, जी जी अगर जी जी, ठीक है। अगर वो अनवारुल हक काकड़ की जगह होते चेयरपर्सन तो क्या फर्क होता? वो कमेटी का रंग ही फर्क हो जाता। लिहाजा लिहाजा आपको गौर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बेहतरीन किस्म के इंसानी हुकूक के कारकुन मौजूद हैं जो मजहबी फर्क नहीं समझते और वो जेन्युइन तरीके से इंसानी हुकूक की खिदमत करते हैं। उनके नज़दीक पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में ये कदर मौजूद है कि वो मजहबी फर्क से बाला होकर सोच सकती है। अगर वैसे लोग हों, मेरिट पे लोग आए तो वो काम करके दिखाएंगे। मैं इसी पीटर वजह साहब से आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या होगा? गवर्नमेंट अपने जो मर्जी का बंदा दे देगी ना, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। हजूर आप हजूर उसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कि हम आपस में क्रॉस डिस्कशन के बजाय अगर हम बाकी साथियों को भी सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम अपनी जो भी हमारा नुक्ता नजर है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम जब हमें मौका मिलता है तो हम उस वक्त पेश करें, तो ये ज्यादा फिर आसानी रहेगी, क्योंकि बाकी भी हमारे दो साथी जो है वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश करना। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच छापिया साहब और पीटर साहब के इस क्लैरिफिकेशन के लिए। मजीद हम कई प्रोग्राम इस पे रख सकते हैं ताकि ये बात और मजीद क्लियर हो जाए। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के हवाले से, तो हमारे अगले जो पैनलिस्ट हैं जनाब काशिफ असलम साहब, जो कि 2003 से सोशल सेक्टर से मुंसलिक हैं। बहुत ही उम्दा काम किया है इंसानी हुकूक के फ़रोग और दिफा के हवाले से इन्होंने, और मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के हवाले से और माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से। और इसके साथ इन्होंने साउथ एशियन लेवल पे रिसर्च स्टडीज़ की हैं, जो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है माइनॉरिटी राइट्स की प्रमोशन के लिए। तो मैं खुशामदीद कहती हूँ काशिफ साहब। हेलो काशिफ साहब, सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया शादिया आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटी कंसर्न्स का भी बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी, तो काशिफ साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इस फोर्थ रिव्यू में जो बाकी स्टेट्स थी, उन स्टेट्स ने क्या क्या रिकमेंडेशंस पेश की हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि किस तरह से पाकिस्तान के जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। पीटर साहब ने प्रोसेस थोड़ा सा बताने की कोशिश की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का, और चौथा साइकिल जो हुआ कंट्रीज ने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया रिकमेंडेशंस देने में और फिर बातें करने में भी। एक बड़ा सब्सटेंशियल किस्म का इंक्रीज हुआ है रिकमेंडेशंस में। जैसे आप खुद भी अभी बता रही थी कि तीसरे साइकिल में कोई 299 के करीब थी रिकमेंडेशंस, उससे पहले जो थी कम से कम कोई 167 के करीब, और फिर पहले 100 से भी इवन कम थी।
تو آپ شروع کریں گے پہلے سائیکل سے آج تو وہ تقریباً آپ سوچئے کہ 300 گنا اضافہ ہے. جہاں کبھی 50 ریکمنڈیشن تھی یا 55 کے قریب تھی پہلے سائیکل میں, تو ابھی 340. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ شاید سوچنے والی ہے کہ اتنی زیادہ ریکمنڈیشنز کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے اس لیے بھی ریکمنڈیشنز زیادہ آئی ہیں, اور وہ ذرا کھل کے بھی شاید کنٹریز نے بات چیت کرنے کی کوشش کی. آپ نے جواب ان سے کیا کہ کن کنٹریز نے مائنورٹیز کے کانٹیکسٹ میں یا ان کے رائٹس کے حوالے سے کچھ جو ریکمنڈیشنز دیں, تو وہ اگر میں کچھ نوٹیبلز ریکمنڈیشنز کی بات کروں جو اس دن میں سن بھی رہا تھا اور پھر دیکھی بھی ہیں چیزیں ساری, تو مونٹی ہے, ناروے ہے, اس کے بعد پولینڈ ہے, پورچوگیز ہے, سیرا لیون ہے, پھر آپ بات کریں سویڈن کی, یو کے ناردرن آئرلینڈ کی بات کریں, یو ایس اے کی خاص طور پہ بات کریں, گریس کی بات کریں, آئرلینڈ کی بات کریں, ان سب لوگوں نے خاص طور پہ وہ فورس میرجز اور کنورژن کی بات کی. ایج آف میرج کو انہوں نے کہا ہے کہ جی کم از کم وہ 18 کے قریب کریں یا 18 ہی کریں. پھر کچھ کنٹریز نے, انہی کنٹریز جن کا میں نام لیا, وہ بلاسفیمی لا کی انہوں نے بات کی کہ اس کو یا تو ریپیل کریں, اور کچھ ایک آدھ نے اس پہ کہا ہے کہ جس کو امینڈ بھی کریں, کچھ اس طرح کی. بلکہ انفیکٹ آئرلینڈ نے اس پہ شاید بات کی کہ اس کو امینڈ کرنا بھی ضروری ہے. خیر اب چیزیں تو سامنے آئی ہیں کچھ اس طرح سے. ان 340 میں سے ابھی جب یہ ساری رپورٹ مکمل ہو کے آئے گی اور اڈاپشن سے پہلے ان چیزوں کا انالیسس کریں گے, اڈاپشن جو کہ جون میں ہونی ہے اس کی, تو پھر دیکھا جائے گا کہ جی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ان ساری ریکمنڈیشنز کے حوالے سے جو وہ ساری ہوئی ہیں. جو خاص طور پہ جو چیزیں سامنے آئیں وہ مائنورٹیز کے کنسرن میں 4-5 مین ایشوز ہیں. صرف 2 یا 3 کنٹریز تھی جنہوں نے NHRCs پہ بات کی, نیشنل ہیومن رائٹس کمیشنز پہ بات کی, جس میں ایک آدھ ریکمنڈیشن غالباً مائنورٹی کمیشن کی بھی بات کر رہا ہے. اور اب میں اس ڈسکشن میں جو پہلے چل رہی تھی ہمارے دونوں ایکسپرٹس کی یا پینلسٹ کی, پیٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, تو وہ جے پال صاحب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے, مطلب اس میں لوگ کون سے ہونے چاہیے. تو اس سے پہلے ایک اور سلسلہ ہے جو ہے پیرس پرنسپل والا, جس کو دیکھ کے بھی یا ملحوظ خاطر سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کمیشن کی فارمیشن کرنی ہے, جس کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہوگا. وہ لوگ جو آئیں گے اس میں وہ بھی سارا سلسلہ ہے, تو ہم اس کو وہ دوبارہ سے قانونی طریقے سے بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں, نہ کہ وہ کسی کیبنٹ کی ڈیسیجن سے بن جائے, بلکہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں بھی شاید ہمیں NHRCs کی طرح یا NCSW کی طرح یا باقی ہمارے جو کمیشن ہے, چائلڈ رائٹس کمیشن ہے, ان جیسے کمیشنز کی طرح کچھ شاید بہتر یا اچھا کمیشن وہ مل سکے گا. میں جلدی میں بھی بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارا کافی ٹائم پچھلے ڈسکشن میں چلا گیا. پیٹر صاحب نے بالکل ایک ٹھیک بات کی, وہ کوہیسو نہیں تھا گروپ یا ڈیلیگیشن. کچھ 3-4 قسم کے تو ریپرزنٹیشن تھی ہمارے ڈیلیگیشن میں جو فیل ہو رہا تھا. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کی تھی, یعنی گورنمنٹ PDM والی. دوسرا اپنی پچھلی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ولید صاحب نے ایک علیحدہ سے نوٹ پڑھا. تیسرا ہماری بیوروکریسی سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور چوتھا ایک خاص ملک کو جواب دینے کے لیے بھی بندے وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی, تو اس پہ اسی وقت ہی جواب انہوں نے شاید دے دیا, شاید نہیں بلکہ دیا, کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو کچھ اس قسم کی چیزیں. اور ان ساری ریکمنڈیشنز کو لے کے وہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ 2007 یا 2008 کی گورنمنٹ جو تھی اس کے بعد یا ٹائم تھا, اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی اور یہ فوراً سے پہلے سائیکل کے ریویو میں چلے گئے, تب بھی ہنا ربانی کھر کی میرا خیال ہے کہ اسی قسم کی باڈی لینگویج تھی کہ وہ وعدے وعید والا کام ہو رہا تھا اور پھر کریں گے, یا کسی ایک چیز پہ انہوں نے سٹریس دیا اور وہ مائنورٹی کمیشن کی بات کی جو بنانے کا ذکر ہوا, کچھ اس قسم کی بات. تو مجھے وہ یہ اندازہ ہو رہا تھا یا میں فیل کر رہا تھا کہ یہ ایک ریل چل رہا ہے وہ پہلے سائیکل کا چوتھے سائیکل تک میں, کہ وہی باتیں اب دوبارہ آ کے کریں, کیونکہ ان کے پاس تھا اس وقت بھی کچھ نہیں تھا ابھی بھی کچھ نہیں, کیونکہ پہلے 4-4.5 سال جو رہے ہیں یا 3.5-4 سال جو رہے ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس تھے, اور ابھی ایک کولیشن کے پاس ہے گورنمنٹ, تو ان کے پاس ہے نہیں ایسا کچھ چیزیں. تو کچھ یہ فیل ہوا اور میں نے ریکمنڈیشنز کا آپ کو سامنے رکھا کہ ان خاص ملکوں نے فورس کنورژن, بلاسفیمی لا, ڈیتھ پینلٹیز, NHRCs پہ بات کی, اور پھر اس کے بعد بلاسفیمی لا کو امینڈ کرنے کی بھی بات چیت ہوئی. جی تھینک یو کاشف. تو کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم اپنی اگلی پینلسٹ کی طرف چلتے ہیں, جو کہ ہیں مس عالیہ T. سید.
खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। और बताती चलूँ कि आलिया एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग लीडर हैं और एक अरसा दराज से इस सेक्टर से मुंसलिक हैं। माइनॉरिटी राइट्स, चाइल्ड राइट्स, HIV एड्स और इसी तरह से ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा काम है। और इनको 2020 में इंटरनेशनल पोलियो प्लस अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमारी साथी आज हमारे साथ मौजूद है। तो आलिया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एज फोर्थ रिव्यू के हवाले से कि पाकिस्तान को रिकमेंडेशंस जो मिली हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जो वादे और जिम्मेदारियां पाकिस्तान को सौंपी गई हैं, इसमें मज़ीद अगर बेहतरी की तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्या क्या इक़दामात करेगा कि फिर हमारी ये जो रिकमेंडेशंस हैं हम इन पे पूरे भी उतरें या इनको इम्प्लीमेंट कर सकें? बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटी राइट्स, आप लोगों का, आफ्ताब साहब, आपका खुद शादिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी डिस्कशन जो पीटर साहब ने, छाबड़िया साहब ने और काशिफ कर रहे थे। 2008 में मेरा करियर शुरू हुआ था। मैं वैसे तो HRCP की मेंबर हूँ। 2008 में ये पहला ही टास्क शुरू में ही जब हमने पहली शेडो ऑल्टरनेट रिपोर्ट UPR की करना शुरू की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि UPR की एक तो वो रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट सबमिट कर रही होती है, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, हम मिलकर भी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जो शेडो या ऑल्टरनेट रिपोर्ट होती है। और बाय चांस कह लें कि उन सारी रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ लिखने का हिस्सा मुझे मिलता रहा है और इन सारी रिपोर्ट्स के साथ में मैं लिख रही हूँ। और बहुत सारी जगहों पे दिल वाकई बहुत दुखता है कि पहली मर्तबा में 55 रिकमेंडेशंस पाकिस्तान के लिए, 166 रिकमेंडेशन सेकेंड साइकिल में, 289 रिकमेंडेशंस जो थर्ड साइकिल में, और अब 340 recommendations, which actually tells the gravity and the seriousness of the situation कि ऑन ग्राउंड हालात क्या हैं, कि recommendations की तादाद मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। कुछ सिर्फ ये कि वाकई बात यह है कि इसमें सरकारी लोगों की जरूरत नहीं है। ये जो कमीशन बन रहे हैं, आप देख रहे हैं NCRC क्या हालात हैं। NCHR वो NCHR जो जस्टिस नवाज चौहान चला रहे थे और अब वो कहाँ पे खड़ा हुआ है वो भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हमारे लिए अब हमें एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हमें एज एक्टिविस्ट ये देखने की जरूरत है कि हम अपने लोगों को, ये सब के सब हमारे लोग, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ किस जगह किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा दिल दुखता है बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी ननकाना के लिए हमारा दिल दुख रहा है। हमारा दिल दुखता है, हमारी ही बच्चियां हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि जबरी तशद्दुद, अगवा, उनको उठा लिया जाना, उनके मजहब तब्दील कर दिया जाना, और मौलवी शकूर जैसे लोग जो इस्लामाबाद में बैठकर एक बड़े होटल में लोगों को जमा करके ये बात कर रहे हैं और लोगों को खड़ा करके और वो वहां पे मियां मिट्ठू को बिठा रहे हैं, ये सब की सब इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन हमें मिलकर मुत्तहिद होकर ये बात करनी है कि हमें सारी सिचुएशन को कैसे किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ अलग अलग होके अलग अलग सिमतों में सोचते रहेंगे या बात करते रहेंगे तो हम शायद चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे जो कि नजर आता है। जब हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन सारी ऑल्टरनेट रिपोर्ट्स के ऊपर, शेडो UPR रिपोर्ट के ऊपर, तो मेरी एक तो सजेशन ये है कि हमें चाहिए है कि सिर्फ एक वक्त ग्रुप बन के ना खड़ा हो कि अच्छा अब ये जारी है, दीज आर द डेट, हमें इस UPR के ऊपर काम करना है। जो रिकमेंडेशन आ रही होती है हमें इसके लिए मजीद अलायंसेस खड़ी करने की जरूरत है, सिविल सोसाइटी को ज्यादा विजिलेंट रोल प्ले करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो मौजूदा हमारे पास अदलिया में जो चीजें मौजूद हैं हमें उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। मसलन आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 और सबसे अहम आर्टिकल 36, हमें चाहिए है कि हम कानून की अमल दरामद के ऊपर ज्यादा मुत्तहिद होके चलिए, ज्यादा अच्छी, क्योंकि ये वो हैं जो अक़लियतों के हकूक के जमानत देते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। और इस वक्त में सबसे ज्यादा जैसे हमारे लिए जो रिकमेंडेशन आई हैं वो ब्लास्फेमी लॉज के लिए हैं कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि एक आग लगी हुई है सोसाइटी में, और बहैसियत पाकिस्तानी के हम सब जो सोचने समझने वाले हैं, जो हसास लोग हैं,
जो भी है, मैंने नहीं देखा कि इन सारे वाकयात में, मैंने आज तक, मैं एक मुसलमान फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने किसी भी छोटी बच्ची की शादी को इस तरह की चीजों को पसंद किया हो। इस्लामाबाद I8 से बिलोंग करती हूँ, शहबाज गिल, हमारा दिल उनके लिए वैसे ही दुखा था, हमने उनके लिए वैसे ही दर्द। सलमान तासीर, ये वो लोग हैं जो आइकॉन्स हैं, और हमें चाहिए है कि हम जो मौजूदा जो हमारे पास जो कानून में चीजें हैं, एक तो हमें उनके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसके अलावा जो कमीशंस बने हुए हैं उनको फाल बनाने की जरूरत है। जितना प्रेशर हम बिल्ड करेंगे वो प्रेशर ही हमारे काम आएगा। हमें साइलोस से निकलना होगा, हमें ज्यादा यूनाइट होकर काम करना होगा, हमें कम उम्र लड़कियों की जबरी तब्दीली, उनकी तब्दीली मजहब, अगवा, उनकी शादियों के मसले को हल करना होगा, क्योंकि इस किस्म के मसाइल का जो असर होता है वो इन बच्चियों पे तो जो जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे इन चीजों का पड़ रहा होता है, उनकी फैमिलीज के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा होता है। तो उन सब के लिए काम करना, और 18th अमेंडमेंट जिसमें कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ बुरी भी हैं, ये एक हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम 18th अमेंडमेंट में, क्योंकि अब सूबे खुद मुख्तार हो गए, तो हमें ये चाहिए है कि हम तमाम सूबों के साथ जहां जहां बैठे हुए डायलॉग करें बेहतर, और ये यकीनी बनाएं कि बच्चियों की शादी की उम्र जो है 18 साल की उम्र जो है उसको एक कानूनी एक उम्र का दर्जा दिया जाए। और उससे पहले जितना हम अपने कवानीन को करेंगे, मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा मसला है, हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर बात करें। क्यों लोग, बहुत सारे रीजंस हैं कि लोग परेशान हैं, हर कोई परेशान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपने गुस्से को किसी कमजोर के ऊपर निकालें। हम बच्चियों की हालात देख रहे हैं, हम औरतों के हालात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह के वाकयात बढ़ रहे हैं और कितनी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि नफ्सियाती, जहनी, जिस्मानी मसाइल, अक़लियतों के मसाइल, उनकी तालीम के मसाइल, उनकी सेहत के मसाइल किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सबको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो हमारा काम है, और हम जो रिकमेंडेशंस, वो रिकमेंडेशंस तो बढ़ती चली जा रही हैं। लेट्स टेक इट अप। लेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको हमें उसके ऊपर जोर देना चाहिए है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका निफाज किया जाए, उस पर अमल दरामद शुरू किया जाए, क्योंकि जब तक इस तरह के हम कोई सॉलिड कॉन्क्रीट स्टेप्स की तरह नहीं आएंगे, आई एम अफ्रेड कि शायद आज के 4-5 साल बाद बैठ के हम दोबारा से एक और इसी तरह की चीजें कर रहे होंगे। आई एम अफ्रेड कि चौथे के बाद शायद 5वां साइकिल शुरू हो जाएगा और शायद हम इसी तरह की चीजें कर रहे होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब हम सिविल सोसाइटी को देते हैं, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग पीपल, दोज हु आर कमिटेड। जो एनजीओस के हालात है वो सबके सामने, हम जितना टफ टाइम देख रहे हैं इस वक्त में, जितनी डिस्करेजमेंट देख रहे हैं, उतना ही हमारा हौसला बढ़ भी रहा है, और हम इस हौसले को टूटने नहीं देंगे। हम सब इकट्ठे हैं, ये मसले हमारे, और हम इनके लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच आलिया। अभी वक्त की किल्लत के बाइस हमारे पास जो रिकमेंडेशन का हिस्सा है उसी पे बात करेंगे कि जैसे कि ये मोब लिंचिंग का वाकया पेश आया है, बहुत ही दिल दुखता है इस तरह के वाकयात से कि क्यों ऐसी स्टेट जिसमें हम रह रहे हैं उसका कंट्रोल नहीं है अपने ही इदारों पे, अपनी ही अवाम पे, और क्यों ये जो है सिचुएशन से निपटने के इक़दामात नहीं किए जा सकते। तो मेरा अगला सवाल जो है पीटर साहब से होगा कि पीटर साहब बताइएगा कि तकफीरी कवानीन के हवाले से हमेशा बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं, अभी भी तकरीबन बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जिसमें फोकस किया गया है कि जो तकफीरी कवानीन है इनको अमेंड किया जाए, इनमें कोई इस तरह का प्रोसेस किया जाए कि जो अवाम जिस तरह से रद्द अमल करती है उससे बचा जा सके। तो क्या गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंट है कि ये इसमें अपना जो इक़दामात है वो नहीं कर पा रही? जी, मौजू की बजाते खुद वसअत के बायस मैं समझता हूँ कि मैं फोकस करूँगा आपके आखिरी जो ख़ास तौर पर ये जो तकफीर के कवानीन हैं उसके मुतालिक जो रिकमेंडेशंस हैं। देखिए 2004 में एक तरमीम की गई, प्रोसीजर तरमीम,
कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो है, पुलिस ऑफिशियल नॉट लेस देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इसी तरह से 2017 में एक तरमीम की गई कानून में, और ये कहा गया कि ये स्टिपुलेट कर दिया गया कि हर वो शख्स जो झूठा इल्जाम लगाएगा उसके ऊपर 7 साल कैद की सजा और इसका ताज़ीर होगी, उसके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी। हम देखते हैं कि ये दोनों पे अमल दरामद नहीं हो सका। पहले की वजह ये थी कि वहाँ कौन देखता है कि पुलिस वाला कौन है। अब देखिए कि ननकाना साहब में कहाँ से लेके आते हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस को, और कौन करता है इन्वेस्टिगेट। वो थानेदार की इंटरेस्ट में ये होता है कि उसकी जान बचाए पहले, तो वो पर्चा काटता है, जेल भेजता है। तो एक ऐसा कानून पास कर दिया जो प्रैक्टिकल ही नहीं था। दूसरा कानून भी पास कर दिया प्रोसीजरल, जो प्रैक्टिकल नहीं था, कि जिसकी जान छूटती है तकफीर के मुकदमे से, झूठे इल्जाम से, वो दोबारा तो किसी लिटिगेशन में जाना नहीं चाहेगा। वो अदालत का दरवाजा खटखटाना या पुलिस थाने जाना वो तो गवारा ही नहीं होगा उसके लिए, वो तो अपनी जान बचाएगा। और ऐसे ही है। तो हमने तरामीम की हैं, यहाँ पर हुकूमत ने कुछ इंतजामी इकदाम लिए हैं, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम हुए हैं। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि शहीद रहमान साहिबा ने एक ड्राफ्ट पेश किया था। अब तो किसी का नाम लेते हुए भी डरते हैं, उनको भी शायद डर ही आता हो कि क्या दोबारा नाम आएगा। उसको वजीर आजम उस वक्त के जो है उनकी हिदायत पे वापस लिया गया था। वो प्राइवेट मेंबर्स बिल था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, और ये उसमें ये भी नहीं था कि इसको रिपील किया जाए। जैसे छापड़िया साहब कहते हैं कि आप सेफ गार्ड्स ले आए, आप पैरेलल लेजिस्लेशन में सेफ गार्ड्स लेके आए तो ये काफी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुकूमत के लिए मुसीबत यह है कि तमाम हुकूमतें वो डिनाइल को बेहतर समझती हैं। वो समझती हैं कि वाकयात की फौरी जो है वो रद्द अमल दे दिया, लेकिन बाद में कहा कि नहीं नहीं नहीं, कानून में तो कोई खराबी नहीं है, ये तो चंद एक वाकयात हैं, और कभी एदादो शुमार पेश नहीं करते। तो लिहाजा एक इंक्वायरी कमीशन की जरूरत है। एक इंक्वायरी कमीशन की जरूरत है जो ये पता लगाए कि इस मसले की गहराई कितनी है। मुझे लगता है कि हमने भी एदादो शुमार, मैंने 30 साल एदादो शुमार जमा किए हैं, हमारे एदादो शुमार कोर्ट होते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो एदादो शुमार हमारे पास हैं वो सबसे कम है। हकीकत में ये उससे 5 गुना ज्यादा अब्यूज है। इस वक्त पंजाब की जेलों में 300 के करीब कैदी हैं जो ब्लास्फेमी के प्रिजनर्स हैं, और हमारे पास रिपोर्टेड केस सिर्फ 1% है इसमें से, या 10% है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि इस समाज को, इस पार्लियामेंट को, इस निज़ाम को, इस हुकूमत को हकीकत में इदराक ही नहीं है कि ये मसला कितना गहरा हो चुका है। यहाँ पर हर आदमी जिसका दिल चाहता है, जिसको कोई स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, जिसे कभी किसी ने अच्छा गाना नहीं सुना, किसी ने पेंटिंग नहीं देखी, वो नारे लगाता है सर तन से जुदा। यानी जिंदगी को खत्म करने के लिए किसी की भी, अपनी भी, उसके पास सारे फलसफे मौजूद हैं, उसको जिंदगी को नाकाम करने के लिए मौजूद है। तो एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जो पार्लियामेंट को एक नैरेटिव दे। गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनली भी डिनाइल में है, यूपीआर में भी वो गलत बयानी करती है, और अपने अवाम के साथ भी गलत बयानी करती है। उसे चाहिए कि कम से कम सही तस्वीर तो दिखाए कि इसका अब्यूज है कितना, इसके शिकार कितने लोग हुए, कितने खानदान हुए, कितने भागे, कितने कितने कत्ल कर दिए गए। वो अपनी तस्वीर तो सही दिखाए। हम जो दिखाते हैं वो तो बहुत छोटी तस्वीर है। तो पहली तजवीज तो ये है। मैं बाकियों के लिए टाइम छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो अगला मैं जयपाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ है, और इंसानी हकूक के जो मेयारात हैं, जो कि जिनके तहत हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक यहाँ पर आइडियल सिचुएशन हो, या कौन से ऐसे इकदामात हैं जो कि हुकूमत को लेने चाहिए ताकि माइनॉरिटीज जो हैं वो यहाँ पे सुख का सांस ले सकें। देखें, एक तो गवर्नमेंट को विल पावर पैदा करना चाहिए कि उनको बेहतरी करनी है, और उनको सीखना चाहिए कि बांग्लादेश भी हमारा भाई है
اور سیم مسلم کنٹری ہے, انہوں نے اقدامات کیسے کیے. دوسرا, صرف لا بنا دیتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. جیسے 18 سال کا چائلڈ میرج لائے لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اپنی شادی میں ویٹ کیا تھا جب تک رتی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی. جب وہ 18 سال کی ہوئی تھی تب شادی ہوئی تھی. یہ 100 سال پہلے جب اس پہ عمل ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے پاس جو کنورژن کا لا ہے وہ مسلم لیگ نے 1927 میں خود ریزولوشن, قائد اعظم محمد علی جناح نے ریزولوشن پاس کرایا تھا کہ اپنی مسلم لیگ میں کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کنورٹ نہیں ہو سکتی. جب اس وقت مسلمان لڑکیاں کنورٹ ہوتی تھی جوائنٹ انڈیا پاک میں, تو آج اس پہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تمام چیزیں, بلیسفیمی کا جو لا ہے اس میں ہمارے جو لوگوں کو کہ اگر وہ سپریم کورٹ آزاد بھی کرتی ہے تو ایسا ماحول کیوں نہیں ہے کہ وہ یہاں رہ سکیں, یہاں لائف پاس کر کے. آسیہ بی بی کو, نورین کو ملک چھوڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ لازمی ہے کہ یہاں کی سوسائٹی کو ٹالرنٹ نہیں بنایا گیا. ہمارا جو سلیبس ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. لوگوں کو ایسی موویز ہماری بنانی پڑیں گے, ایسے ڈرامے بنانے پڑیں گے ٹی وی پہ جو برادرہڈ ڈیولپ ہو. یہاں برادرہڈ ڈیولپ نہیں کیا تو ریاست کو اس میں باقاعدہ ایک رول پلے کرنا پڑے گا, اور جتنے بھی لاز بنے ہوئے ہیں اس پہ امپلیمنٹ بھی کروانا پڑے گا, کیونکہ احمدی اس ملک میں سیکیور نہیں ہیں, ان کو ایک تھریٹ موجود ہے. تو یہ تمام چیزوں کو اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. اور میرا بھی رائٹ اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک مسلم پارلیمنٹرین کا ہے, لیکن وہ ابھی تک نہ آئین میں ہے نہ باہر کی سوسائٹی میں ہے. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو جے پال صاحب. تو یہی سیم کویسچن میرا کاشف صاحب سے ہوگا کہ جو مذہبی آزادی کی صورتحال ہے اور مائنورٹی رائٹس کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کیا ٹھوس اقدامات لے سکتی ہے کہ یو پی آر کے اندر ہماری جو ریکمنڈیشنز جو بڑھ رہی ہیں ہمیشہ وہ شاید کم بھی ہوں کبھی؟ خیر اب قریب وقت میں تو نہیں لگ رہا کہ یہ کم ہوں گی. ایک چیز سلسلہ یہ کہ 50 سے بڑھ کر 340 ہو گئی چوتھے سائیکل میں. ایک سلسلہ اور بھی, اور وہ یہ ہے کہ چاروں سائیکلز میں, یعنی چوتھا سائیکل ابھی کچھ دن پہلے جو ہوا, چاروں سائیکلز میں بلاسفیمی لا پہ ریکمنڈیشنز متعدد دفعہ اور متعدد ملکوں نے دی ہیں. اس کے ابیوز کو روکا جائے, اس کی میں امینڈمنٹ کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے, ان تینوں سے متعلق یا تینوں باتوں کو لے کے. اب ہوتا کیا ہے, جو بات پیٹر صاحب بھی کر رہے تھے کہ ڈینائل ہے. مثلا ایک شخص جو پچھلی حکومت میں بھی اسی پوزیشن میں تھا یا اسی ڈیوٹی پہ تھا, میں کہوں گا وہ آج بھی اس سیٹ اپ میں بھی اسی ڈیوٹی پہ ہے. میری مراد طاہر اشرف صاحب سے ہے. وہ ننکانہ والا واقعہ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس انسانی سوچ سلوک کرنے والے لوگوں کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لائیں. کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس کی چل رہی تھی. لیکن جب سول سوسائٹی کے نمائندے اس کے پاس جاتے نا تو ڈینائل والی سچویشن کیا ہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ جی اس طرح کی سچویشن پاکستان میں ہے, پریویل کرتی ہے یا ایگزسٹ کرتی ہے, تو مانتی نہیں. تو میرا تو یہ سب سے پہلا ہوگا کہ جی ان جیسے لوگوں سے جان چھڑائی جائے. اور میرا جان چھڑوانے کے بعد یہ ہے مطلب کہ کچھ تھوڑا بہتر اور معقول لوگ, چاہے سول سوسائٹی سے ابھی کچھ لوگ ہیں جو بھی ابھی سیٹ اپ میں بھی گورنمنٹ کے پاس یا گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز ایڈوائزر یا کسی وہ اسٹیچوری پوزیشن میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ان جیسے لوگوں کو ایک تو لانا پڑے گا. اور دوسری چیز وہ یہ کہ پریونٹیو میئرس کو ذرا تھوڑا سا فوکس کرنا پڑنا ہے. وہ چاہے لیجسلیشن کے تھرو ہو جائے یا پالیسی میکنگ کے تھرو ہو جائے, ان کے وہ پریونٹیو میئرز چاہے بلاسفیمی لا کے استعمال کو روکنے کی صورت میں ہو جائے, وہ ہیٹ سپیچ کی صورت میں کو ختم کرنے کی صورت میں ہو جائے, یا باقی معاملات جو مائنورٹیز کو لے کے ہیں ان میئرز کو لے کے ہوگا, جس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں. 2014 میں وہ نیپ نیشنل ایکشن پلان ہے, جیلانی ججمنٹ کے بعد بھی اگر کریں تو اور بھی ہیں ایک دو چیزیں ان پریونٹیو میئرز کو, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہے. ابھی ہم ایک مدعا ہے جس پہ پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے رو رہے ہیں, جس کے پٹیشنر پیٹر صاحب بھی ہیں, کہ وہ تصدق جیلانی کی جو ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے. وہ چیزیں بھی ہیں, تو ان کی امپلیمنٹیشن کو کم از کم فوکس کرنا پڑے گا. اور بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چیزیں ہیں. مثلا ہینا ربانی کا وہاں پہ یہ کہنا کہ جی 3 میں ہمارے پاس آرٹیکل 26(2) بھی ہے ہمارے پاس,
फिर आप वो पीपीसी में 211 की को कम से कम करवाना कि नहीं करवाना। हमने सिर्फ हर दफा जाके वो टोकनिज्म वाली गुफ्तगू को तो नहीं दोहराना ना कि पिछले में ये हुआ था और अब हम ये करेंगे। ग्राउंड पे भी कुछ चीजें करके दिखाओ ताकि लोग आपको रिकमेंडेशन ना दें, आपके लिए डेस्क बजाएं, तालियां बजाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू काशिफ। बिल्कुल हमें ऐसे इदारे और ऐसे लोग जो कि इश्यूज को निगलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम एनसीएम की बात करते हैं तो वहाँ पे मियां मिट्ठू साहब को कंसल्टेशन में रखा जाता है। तो मतलब हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तब्दीली कभी आएगी भी। तो हम तो यही चाहते हैं कि इदारों के अंदर एक्सपर्ट्स हों जो कि इंसानी हकूक की को बारीक बीनी से देखते हों और समझ बूझ रखते हों कि इंसानी हकूक के मेयारात ये हैं और इम्प्लीमेंटेशन ये होनी चाहिए। थैंक यू। तो आलिया साहिबा की तरफ आते हैं। तो आलिया साहिबा, मजहबी आज़ादी और जो कि अक़लीतों के हवाले से आप क्या सोचती हैं कि क्या ठोस इक़दामात हैं जो कि हुकूमत को लेने चाहिए जिससे जो कि सिचुएशन है माइनॉरिटीज़ की वो बेहतर आए? वो जबरी तब्दीली मजहब के हवाले से भी हो सकती है, तकफीरी कवानीन के हवाले से भी, सिलेबस के एजुकेशन के हवाले से भी। जी हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बताई। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा आराम से चीज बिक जाती है ना, वो मजहब का चूरन है। ये बड़े आराम से बिक रहा होता है। तो ये बातें दुरुस्त है कि हुकूमत को ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक सिविल सोसाइटी अच्छा प्रेशर नहीं डालेगी, जब तक हमारी तरफ से कोई स्ट्रेटेजी नहीं। क्या ये सच नहीं है? हम लोग हैं बहुत सारी जगहों पे, हम लोग जो है इनको बिल्स बना के दे रहे होते हैं, उसमें अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर कर रहे होते हैं। तो हम को भी ऐसी कोई स्ट्रेटजीज बना के देनी होंगी, और जो चीजें इन लाइन है, जैसे इन लोगों ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान है। मैं बार बार बात करती हूँ शहबाज साहब की, क्योंकि ही वॉज वेरी, शहबाज भट्टी साहब वॉज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट, ही वॉज अवर नेबर, and we still remember the day he was being assassinated like that। और मतलब ये सारी की सारी चीजें इतनी तकलीफदेह हैं कि हमें यूनाइट होके हमें ले आउट करने की जरूरत है। एक हुकूमत जो चू चू का मुरब्बा है। आप इस साल के यूपीआर की हमारे जो वफद डेलीगेशन के गवर्नमेंट के, अब उनके हालात देख लें। तो हमारे लिए तो यही है कि जो हाथ में चीजें हैं पहले तो हम उनको मजबूत करने की कोशिश करें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए इसके ऊपर ज्यादा जो है प्रेशर डलवाएं। और जितने हम, और दूसरी बात ये कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर, कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमें जरूरत है कि हम काम करें, लोगों में मसावात की, बराबरी की, अच्छी चीजों की, अच्छी बातें जब उनके कान में पड़ेंगी तो यकीनन उनके ऊपर असर होगा। ये जो है हमें टू वेज में, टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना होगा। अगर हम शायद सिर्फ एक डायरेक्शन में लगे रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आलिया साहिबा। तमाम हमारे मेहमानान गिरामी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने अपनी एक्सपर्टी से, अपने जो नॉलेज है उससे हमें रोशनास करवाया, और तमाम हाजरीन का जो कि हमें लाइव देखते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो एंड पे हम लोग 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे, जो कि तुर्किया और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया है और उससे जो जानी और माली नुकसान हुआ है उस हवाले से। तो हम लोग खामोशी इख्तियार करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। मुझे अफसोस है कि हमारी साथी शाजिया जॉर्ज साहबा का जो लैपटॉप है वो डेड हो गया, इसलिए वो हमारे साथ अब ज्यादा मतलब शामिल नहीं है। तो बाकी मुझे अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है, लेकिन मैं उससे पहले 2-3 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे आज का जो पैनल था, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंतहाई पुरमग्ज और थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की। उन्होंने बहुत से सवालात उठाए और उन्होंने सजेशंस भी दिए, और वो जो उन्होंने मशवरे दिए वो पाकिस्तानी स्टेट के हवाले से थे और पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से थे। उन्होंने 4 जो एक्टर्स हैं उन पर फोकस किया, उनकी बात की, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की, स्टेट की, पाकिस्तान सोसाइटी की और पाकिस्तान में मौजूद सिविल सोसाइटी। और स्टेट पर ज्यादा बोझ जाता है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि स्टेट जो है वो एक तो इस बात को एक्सेप्ट करे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल वो बेहतर नहीं है, और खसूसन अक़लियतों के हकूक के हवाले से, और उस पर कानून साजी की जाए और उन कवानीन पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तानी कवानीन, पाकिस्तानी आइन और जो उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के चार्टर्स की, उस पर अमल दरामद करें। हमारे साथियों ने 4 चीजों का बहुत तवातर से जिक्र किया: हेट स्पीच, ब्लास्फेमी लॉज, फोर्स कन्वर्शन और माइनॉरिटी राइट्स कमीशन की फॉर्मेशन पे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत से सोचने समझने के दरवा किए और हमारी रहनुमाई की कि हम बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे स्टेट को बार बार इस बात की याद दहानी करवा सकते हैं कि स्टेट जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। पाकिस्तान सोसाइटी जब तक टॉलरेंट नहीं होती, पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझेगा, और अगर पाकिस्तान के शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा नहीं कर सकते। मुझे शुक्रिया अदा करना है आखिर में अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिनमें जनाब डॉक्टर जयपाल छापरा साहब, जनाब पीटर जेकब साहब, मोहतरमा आलिया सैयद साहिबा, जनाब मोहतरम काशिफ असलम साहब, कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, शरीक हुए और बहुत ही पुरमक्स बातें की और हमारे लिए बहुत सी रहनुमाई के दरवाजे वाक़ई है। और मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है अपने साथी मोहतरमा शाजिया जॉर्ज साहिबा का कि उन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती से चलाया। अगर और अपने नाजरीन का भी जो हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने बहुत से कमेंट भी दिए। आप जो हमारा पैनल है वो बाद में फेसबुक पर जाकर वो कमेंट्स भी देख सकते हैं। कोई ऐसा सवाल था नहीं जो हम आपके साथ शेयर करते, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स थे। हम अपने नाजरीन के लिए उनकी मौजूदगी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आप साथियों को प्रोग्राम जो है वो पसंद आया तो उसकी तमाम तर कामयाबी का जो सेहरा है वो हमारे साथी शाजिया जॉर्ज साहिबा के साथ है, और अगर इसमें कहीं कोई कोताही रही हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आखिर में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही खुदा हाफिज। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासर हो। आमीन। थैंक यू।